अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। भुट्टो आज भी जिंदा है, लेकिन कराची और सिंध के अवाम जिंदा दरगोर हो रहे हैं। कराची में कुत्तों की भरमार है। गुज़िश्ता साल शहर कायद में 70,000 अफराद कुत्तों के काटने से जख्मी हुए। आइए भारत का मुकाबला करते हैं और शर्म से डूब मरे। ये मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुज़ाकरात करती तहरीक इंसाफ के एक मुतालबे की। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान 2 हफ्तों के मुज़ाकरात में बात सलाम और आदाब से आगे न बढ़ी। गर्म जोशी, मुसाफे और मानके ज़रूर हुए, मगर दिलों की बर्फ़ न पिघली और PTI घूम घुमा कर फिर दिल की बात कह ही डाली। मुज़ाकरात में असल फैसला साजों यानी इस्टेब्लिशमेंट को शामिल किया जाए, जिसके बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की कश्ती हिचकोले खाने लगी है। डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात खटाई में पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि PTI की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर ने एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुआहदे में किसी भी अबहाम से बचने के लिए असल फैसला साजों को भी डायलॉग में शामिल करे, क्योंकि जिनके पास फैसला साजी के हकीकी इख्तियारात हैं, इनकी सोच अभी तक नज़र नहीं आ रही। असद कैसर ने यह मंतक भी पेश की कि असल में फैसले उन लोगों को करने हैं जिन्होंने ये हुकूमत बनाई, इसलिए PTI ने हुकूमत को इस हवाले से मुशावरत के लिए वक्त दिया। असद कैसर ने यह भी वाज़ेह किया कि PTI कमेटी सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है और किसी भी मुआहदे पर हतमी फैसला सिर्फ बानी चेयरमैन ही करेंगे। असद कैसर ने यह धमकी भी दी कि अगर हुकूमत ने PTI कमेटी को पार्टी के बानी चेयरमैन तक बिला तात्तुल रसाई फराहम न की, तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर देगी। तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ अगरचा नया नहीं और बानी PTI से लेकर तमाम पार्टी क़यादत इन मुज़ाकरात से पहले भी बार बार हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करके ये मुतालबा करती रही कि वो फॉर्म 47 हुकूमत के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। तहम ये मुतालबा ऐसे वक्त में सामने आया जब हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी के बकौल PTI ने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी के साथ शेयर करने का वादा करने के बावजूद ऐसा नहीं किया कि जिसके मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी जानिब फैसला साज भी है कि PTI से किसी सूरत बात करने को तैयार नहीं। सवाल यह है कि क्या हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की ट्रेन पटरी से उतर रही है और PTI एक बार फिर बंद गली की तरफ जा रही है। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज यौम पैदाइश है। वो पाकिस्तान के अजीम जमहूरी रहनुमा हैं। उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात किसी तौर पर भी फरामोश नहीं की जा सकती। सरजमीन में बेआइन को आइन देना हो, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम शुरू करना हो, ज़रई इस्लाहात लानी हो, उम्मत मुसलमा को मुत्तहद करना हो, ये सब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारनामे हैं। इनके नाम पर जो पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में बरसरे इक़्तिदार है, उसका दावा है कि भुट्टो आज भी जिंदा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सिंध के अवाम जिंदा दरगोर हो रहे हैं। सिंध और इसके दारुल हुकूमत कराची में भुट्टो जिंदा है और अवाम मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बीमारियाँ हैं तो इलाज नहीं है, स्कूल है तो तालीम नहीं है, नलके हैं तो पानी नहीं है, पानी मिल जाए तो वो पीने के काबिल नहीं है, बारिश का पानी आ जाए तो इसकी नकासी का निज़ाम नहीं है, गटर है तो उन पर ढक्कन नहीं है, थाने में है, थाने हैं लेकिन कानून नहीं, पुलिस है लेकिन अमनो अमान नहीं। भुट्टो आज भी जिंदा है, लेकिन कराची में आज ही 6 साल का एक बच्चा खुले गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। कराची के गटर कितने ही बच्चों और बड़ों की भी जानें ले चुके हैं। BBC के मुताबिक 2023 में कराची शहर के 60 बासी गटर में गिरकर जान से गए थे। 2023 में ही कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने जो अदाद शुमार जारी किए थे, इनके मुताबिक पूरे शहर में 20,000 गटर ऐसे थे जिन पर ढक्कन नहीं थे। दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है। भुट्टो आज भी जिंदा है। इस वक्त सिंध में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी मुसलसल चौथी मरतबा इक़्तिदार में है। सूबे में इसकी हुक्मरानी के 16 बरस मुकम्मल हो चुके, लेकिन कराची के हालात ये हैं कि जुलाई 2024 के अदाद शुमार के मुताबिक शहर कायद को रोजाना 120 करोड़ गैलन पानी चाहिए होता है, लेकिन मिलता सिर्फ 60 करोड़ गैलन है, यानी जितनी जरूरत है इससे आधा पानी। इससे बड़ा सितम यह है कि हुक्मरान जमात के चेयरमैन को भी अभी अपने घर में पानी टैंकर से डलवाना पड़ता।
इस शहर में मुंतखब हो, आप डिफेंस का पॉश इलाके से मुंतखब हो या आप सेंट्रल कराची से मुंतखब हो, हर शहरी का एक ही मुतालबा है कि हमें पानी दो। मैं इस मुल्क का वजीर खारजा हूँ, वजीर आजम साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, खरीदता हूँ। भुट्टो आज भी जिंदा है, लेकिन कराची में जो पानी मिलता है वो भी पीने के काबिल नहीं है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। वजारत आबी वसाइल ने सितंबर में एक रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश की थी। इसके मुताबिक कराची का 93% पानी आलूदा है। पीने का पानी फराहम करने वाली लाइनें इस कदर बोसीदा हो चुकी हैं कि सीवरेज का पानी भी साफ पानी में मिल जाता है। आलूदा पानी की वजह से सिर्फ गुज़िश्ता साल सिंध में 5 लाख से जायद अफराद डायरिया का शिकार हुए। भुट्टो आज भी जिंदा है, लेकिन 16 बरस से सिंध में बरसे इक़्तिदार उनकी जमात कराची के लिए नकासी आब का इंतजाम नहीं कर सकी। बारिश होती है तो कराची में पानी आता है, लेकिन चूंकि इसकी नकासी का कोई निज़ाम नहीं है तो वो पानी वहीं ठहर जाता है। थोड़ी सी बारिश से भी सड़कें, नदियां और नाले बन जाते हैं। पानी निकालने में नाकामी पर भुट्टो की पार्टी उसका जवाब भी फराहम करती है। भुट्टो आज भी जिंदा है, लेकिन कराची के बासी करंट लगने से मर रहे हैं। हर साल करंट लगने से कितने ही लोग अपनी जान से जाते हैं। किसी साल करंट 33 लोगों की जिंदगियां गुल करता है, किसी साल 17 लोग जाँ बहक होते हैं, लेकिन भुट्टो फिर भी जिंदा रहता। भुट्टो आज भी जिंदा है, लेकिन कराची में गुज़िश्ता साल 771 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए, 9000 जख्मी हुए। भुट्टो आज भी जिंदा है, लेकिन सिर्फ गुज़िश्ता साल सिंध के 3 लाख अफराद मलेरिया का शिकार हुए। भुट्टो आज भी जिंदा है, लेकिन सिर्फ गुज़िश्ता साल सिंध में 483 अफराद एड्स की वजह से जाँ बहक हुए। 3176 अफराद इस मूजी मर्ज का शिकार हुए। लेकिन जिस सूबे में नाज़रीन उनकी जमात बरसरे इक़्तिदार है, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासर है, वो सबसे ज़्यादा मुतासर है इस सूरत हाल से। नाज़रीन, सूबे में इनकी जमात बरसरे इक़्तिदार है, लेकिन मसला क्या है कि यही सूबा सबसे ज़्यादा झुग्गियों वाला सूबा बन चुका है। गुज़िश्ता साल इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की थी। वॉइस ऑफ अमेरिका इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि पाकिस्तान भर में झुग्गियों में रहने वाले 59% अफराद का ताल्लुक सूबा सिंध से है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 5,30,000 से जायद घर झुग्गियों, झोंपड़ियों और खैमों में कायम हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 3,13,000 से सिर्फ जो है वो सिंध में। रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान में जो गैस पैदा होती है इसका 60% हिस्सा सिंध से आता है, लेकिन सूबे में 50% से जायद घरानों को गैस की सहूलत मैसर नहीं। सिंध में 44 लाख से ज्यादा घराने लकड़ियों पर खाना पकाते हैं। भुट्टो जिंदा है, लेकिन सिंध के 98,62,000 घरानों में से सिर्फ 70% को बिजली की सहूलत दस्तयाब है। भुट्टो जिंदा है, लेकिन सिंध के 46% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये तादाद 78,18,000 बनती। भुट्टो जिंदा है, लेकिन सिंध में पढ़े लिखे अफराद की तादाद सिर्फ 58%। वॉइस ऑफ अमेरिका ने 16 अगस्त को एक रिपोर्ट शाया की थी। इसमें वफाकी और सूबाई वजारत खजाना के अदाद-ओ-शुमार का हवाला दिया गया था। इनके मुताबिक भुट्टो की पार्टी को 2008 से लेकर 2023 तक कम से कम 10,000 अरब रुपए मिले। सूबाई टैक्स की मद में आमदन 2,600 अरब रुपए रही, लेकिन सिंध में सेहत और हाईवेज के अलावा किसी और शोबे में कोई भी बेहतरी नहीं हुई। यह है इस पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी, जिसे भुट्टो की वजह से ही 3 बार वफाक में हुकूमत मिली। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुसलसल इक़्तिदार को 16 साल हो चुके हैं। भुट्टो आज भी जिंदा है, लेकिन सिंध के अवाम जिंदा दरगोर हो रहे हैं। भुट्टो जिंदा रहेगा, ताबिंदा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर सिंध के बासी खुशहाल होंगे, भुट्टो जिंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा। अगर कराची के बासी सहूलियात से निहाल होंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे शब्बर जैदी साहब इस मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब शब्बर जैदी साहब। जैसा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कराची में सर आपने उम्र गुजारी है, हुकूमतों को आते देखा है, जाते देखा है, आपने काम भी किया है सर उनके साथ। 16 साल हो गए हैं, चौथा दौर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और इससे पहले मैं पूरे एक तफसील बता चुका हूँ, एक नुहा पढ़ चुका हूँ कि कराची छोड़े बल्कि पूरे सिंध को क्या दिया है। भुट्टो तो जिंदा है, लेकिन कराची वाले या सिंध वाले जो हैं वो रोज़ जिंदा दरगोर होते हैं। कभी गटर खुलते हैं तो बच्चे गिर के मर जाते हैं, करंट लगने से मर जाते हैं, कुत्तों के काटने से लोग मर जाते हैं, वैक्सीन नहीं मिलती है। सर, सिंध का मसला पीपल्स पार्टी के बस में है या पाकिस्तान में जो सिंध की आवाम है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली साहब, बात यह है कि कराची एक शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है जी।
और दुनिया में जितने भी शहर जो इस नंबर को अचीव करते हैं या इतने बड़े शहर होते हैं, उनको चलाने के लिए आपको एक शहरी निज़ाम चाहिए होता है, जो उस शहरी निज़ाम उसको एज अ यूनिट चलाता है, उसको एक तरीके से चलाने की कोशिश करता है। अब कोई भी दुनिया का शहर उठा लें, दिल्ली उठा लें, बम्बई उठा लें, कलकत्ता उठा लें, लंदन ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, पेरिस ले लें, जितने भी शहर हैं, बड़े शहर हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ गई है, कराची के साथ प्रॉब्लम ये है कि कराची में फेडरल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट और सिंध गवर्नमेंट अपनी फुट होल्ड्स को कम करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि इस शहर की एडमिनिस्ट्रेशन और इस शहर की मेंटेनेंस चीज़ों में हमारा रोल रहे। वो चीज़ अगर करते रहेंगे, चाहे वो कितने भी सिंसियर हो, वो चीज़ पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो कराची के लिए एलियन है। एलियन का मतलब ये है वो कराची के लिए अजनबी हैं। इतने बड़े शहर वो लोग चला सकते हैं जो उस शहर को के अंदर रहने वाले लोग हों। मैं मिसाल देता हूँ, कराची में इस वक्त कराची का मेयर मुर्तज़ा वहाब है, जिसकी बहुत अच्छी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। उसके दोनों वालिदैन बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, तमीज़दार लोग हैं, बहुत अच्छा इंसान है। अब आप मुझे बताएं कि मुर्तज़ा वहाब इस शहर को कैसे चला सकता है, जिस शहर के अंदर 7 कैंटोनमेंट मौजूद हैं अंदर शहर के, ठीक है। अब पानी और सिमिलरली सिंध गवर्नमेंट के पास वेस्ट मैनेजमेंट है, सिंध गवर्नमेंट के पास रोड ट्रांजिट है। अच्छा, ये जिस तरफ आप कराची को ले जा रहे हैं, जिस तरफ कराची जा रहा है, ये एक बहुत बड़े तूफान का पेशकदमा है और पेशखैमा है। और मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगर फेडरल गवर्नमेंट या सिंध की गवर्नमेंट ये समझती है कि वो कभी कराची में एडमिनिस्ट्रेशन सही कर सकेगी या कराची में मैंडेट ले सकेगी। मैंडेट लेने का मतलब ये है कि क्या कराची का आदमी, जब मैं कराची का आदमी कहता हूँ तो कराची का आदमी कोई उर्दू स्पीकिंग बोलने वाला या सिंधी बोलने वाला नहीं है। कराची का आदमी वो जो कराची में पैदा हुआ और कराची में ही रहता है और कराची में रोजगार करता है, वो कभी भी इनको मैंडेट नहीं देगा, क्योंकि उसका मसला लोकल है। अब ये जो तीनों मैंने फोर्सेस बताई, मैं दोबारा आपको कहता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट और सिंध गवर्नमेंट अपने आप को कराची से विड्रॉ नहीं कर रही। मुझे आप एक बात बताएं अली हैदर साहब, जी, बिल्कुल खुली हुई बात बताएं कि कौन सा दुनिया का शहर है जिसमें तकरीबन 20 साल से, आपने कहा ना कि सिंध गवर्नमेंट बैठी है, इसमें 20 साल से रेंजर भी तो बैठी है। सही। तो रेंजर किसी शहर की लॉ एंड ऑर्डर की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सिचुएशन को मैनेज कर सकती है? और मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये भी एग्री करता हूं कि आज रेंजर को हटा दें तो बहुत बड़ा क्योस आ जाएगा। मगर अगर हम कराची के मसाइल के ऊपर से ये पर्दे नहीं उठाएंगे तो फिर हम इसको नहीं हल करेंगे। एक बात मैं आपको आज कहना चाहता हूं जो शायद आपको कोई भी नहीं कहे टीवी पर। मेरे हिसाब से कराची का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या होगा, ये चैप्टर अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अच्छा। और अगर कोई समझता है कि कराची किसका है और कौन कराची पे हुकूमत करेगा, ये उसकी गलतफहमी है। 3.5 करोड़ की आबादी के शहर पर कोई सैटेलाइट से, कोई इंटीरियर से आकर हुकूमत नहीं कर सकता। ये लोकल होंगे, चाहे वो सिंधी हों, चाहे वो पठान हों, चाहे वो महाजिर हों, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो मकरानी हों, क्योंकि उनका आपस में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। कराची का पठान, कराची का उर्दू स्पीकिंग, कराची का। अच्छा, तीसरी बात, हमें ये बात भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम ये बात करते हैं कि हम कराची वाले हैं। हम कराची वाले हैं, मगर हमारे अंदर एथनिक डिफरेंसेस है और हमें एथनिक डिफरेंस
साथ को एग्जिस्ट करना चाहिए। हम ये क्या वजह की कहानियां पेश करें कि जी नहीं मैं तो नहीं हूँ। कराची में 3 कम्युनिटी रहती हैं। एक कम्युनिटी का नाम है जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है जो फ्रंटियर पंजाब से आई है, एक कम्युनिटी लोकल सिंधीज की है। ये तीनों कराची के वाइटल एलिमेंट हैं। इन तीनों को मिलजुल के कराची के मसले को हल करना है। सही। अब इनको लड़ाएंगे या इनको आपस में इनकी लड़ाएंगे तो भी तबाह हो जाएंगे, और अगर आप इनकी आइडेंटिटी तबाह करने की कोशिश करेंगे तो भी तबाह हो जाएंगे। ये बुनियादी वजह है। और कराची में जब तक आप कराची एक बॉइलिंग पॉइंट पे बैठा हुआ है, वॉल्केनो पे बैठा हुआ है कि कराची में जो दीनी मदरसे हैं, अच्छा, वो कराची के ऐसे पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं कि खुदा ना खास्ता कभी कोई दीनी मदारिस से क्लैश हुआ तो कराची में आग लग जाएगी। ओह, इट्स अ वेरी ग्रूसम सिचुएशन सर। अच्छा, आपने अभी फरमाया सर कि कराची को दूर से बैठ के कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो कि बिल्कुल बजा बात है, लोकल नहीं करना है। और आपने कहा कि कराची का फ्यूचर क्या होगा। सर, कराची के फ्यूचर को आप किस तरह, अगर आपको एनालाइज अभी करना हो तो सर कैसे करेंगे, और कौन है जो कोशिश कर रहा है कि दूर से बैठ के कंट्रोल किया जाए? आई नो इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है, इसमें सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी को मैं कहूँगा वो भी है इसमें, और वहाँ का लोकल तबका भी है। मैं बिल्कुल वजीर आजम साहब कराची में कोई शाम गुजारी है, रात गुजारी है, मुझे बता दें। पाकिस्तान के किस वजीर आजम ने कराची में रात गुजारी है, इंक्लूडिंग इमरान खान? बताएं। शहबाज शरीफ ने बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का ऑब्वियसली ऑफिस नहीं है, मगर क्या कराची को आप सैटेलाइट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे? तो ऐसे सैटेलाइट के तौर पे आप ट्रीट करेंगे तो ये नहीं चल सकते। अच्छा देखें, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं। आज आपने कराची के साथ जो करना था कर लिया, ठीक है, मगर और कराची को आपने कोशिश की कि कराची की कॉस्ट के ऊपर आप नॉर्थ को डेवलप कर सकें, और उस मंसूबे में आप बुरी तरह नाकाम हो गए। पाकिस्तान नहीं चल सका, इस्लामाबाद नहीं चल सका, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है, वो बेवकूफ है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी टैक्स कहां से कलेक्ट हो रहा है, इंडस्ट्री कहां लग रही है। जब कराची को आपने तबाह करके एक पॉलिसी चलाने की कोशिश की, आज आपको बिल्कुल आया हो चुका है कि कराची चलेगा तो पाकिस्तान की मईशत चलेगी। ये बात आपको बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। अगर नहीं वाज़ेह तो आप बेवकूफ हैं, आपको अकल नहीं है। सही। या आप पाकिस्तान के मुहब्बे वतन नहीं है। ठीक है, अब कराची के लिए मजबूरी पाकिस्तान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए मजबूरी कराची है। शहबाज अली साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूँ सर कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आप वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रोजाना कराची में 192 लोगों को कुत्ता काटता है। ये कराची एक ऐसा शहर है जो कि मुल्क के लिए मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, और वहाँ पे कुत्तों की भरमार है, कुत्तों की राज है। गवर्नमेंट उस तक को डील नहीं कर पाई। इस पर भी आपको बड़े हैरानकुन फैक्ट्स बताऊंगा इस मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, कराची में कुत्तों की भरमार है, कुत्तों का ही राज है। गुज़िश्ता साल कराची में 70,000 अफराद कुत्तों के काटने से जख्मी हुए, इनमें से 18 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध भर की बात की जाए तो ये सूरत हाल मजीद तशवीशनाक है। गुज़िश्ता साल सिंध में 3.5 लाख अफराद को कुत्तों ने काटा। अगर साल भर में 70,000 अफराद कुत्तों के काटने से जख्मी हुए हैं तो इसका मतलब है कि कराची में रोजाना 192 अफराद को कुत्ते काटते हैं। और सिंध भर की बात की जाए तो रोजाना 958 अफराद कुत्तों के हमलों का शिकार होते। ये तो गुज़िश्ता साल के अदद-ओ-शुमार है। अगर साल 2023 की बात की जाए तो सिंध में कुत्ते के काटने के 5 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे। यानी सिंध के 1370 अफराद रोजाना कुत्तों के काटने से जख्मी हुए। इसी साल सिर्फ 13,000 केस तो सिर्फ कराची के इंडस अस्पताल में रिपोर्ट किए गए। मजीद दुख की बात यह है कि नन्हे बच्चे कुत्तों का आसान हदफ बनते हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुत्तों ने जिन अफराद को काटा, इनमें से 32% ऐसे थे जिनकी उम्रें 14 साल तक थीं।
कराची में कुत्तों के काटने के ज्यादा वाकयात बल्दिया, सरजानी और लियारी से सामने आते। ये सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है, लेकिन मजीद परेशान कुन बात यह है कि कुत्ते के काटने पर जो वैक्सीन लगाई जाती है, सिंध में अक्सर इसकी कमी की शिकायत भी सामने आती। जब मुतासरा शख्स अस्पताल लाया जाता है तो उसे इलाज से भी जवाब दे दिया जाता। रोजाना के सिंधी अखबार में एक 4 कॉलम क्वार्टर पेज इस बात की खबर लगती है कि आज सिंध में कितने बच्चों को कुत्तों ने काटा है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि आज 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद माओ के पास कुत्तों से काटने के बचाने के इंजेक्शन नहीं है। अगर किसी को मिट्टी में, किसी लाड़काना में किसी बच्चे को कुत्ते ने काटा है, माँ बाप लेकर सफर शुरू करते, हैदराबाद आते हैं, वहां इंजेक्शन नहीं मिलता, वहां से कराची आते हैं, कराची आते आते तक उस बच्चे की डेथ हो जाती है। रेबीज की वैक्सीन बर वक्त न लगाई जाए तो मुतासरा शख्स की मौत भी हो सकती है। कराची के इंडस अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कुत्ते के काटने के जो मरीज लाए गए, इनमें से 13,000 में रेबीज की तशख़ीस हुई। इनमें से 5 इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता साल वैक्सीन की कमी से मुतालिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दी गई थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि सिंध के 32 अजला और 432 अस्पतालों में वैक्सीन मौजूद नहीं है। अरबों रुपए के बजट से एंटी रेबीज प्रोग्राम कायम किया गया था जो गैर फाल है। इस पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, एंटी रेबीज प्रोग्राम सिंध और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से रिपोर्ट तलब की थी। आखिर इस मसले का हल क्या है और हुकूमत ये मसला हल करने में नाकाम क्यों है? हमारे साथ डॉक्टर रोमाना फरत मौजूद हैं। आप मुती मरकज की इंचार्ज हैं जो कि कुत्ते के काटने के इलाज के हवाले से कायम किया गया है। डॉक्टर साहबा, 1 साल के दौरान 70,000 अफराद को कुत्तों ने काट लिया। ये हो क्या रहा है कराची? बेसिकली इसकी रीजन ये है कि डॉग्स बहुत ज्यादा हो गए और उनकी कोई रेमेडी नहीं है। और अब ऐसा है कि गाड़ियों के नीचे अच्छे अच्छे पॉश एरियाज में इतने डॉग्स मौजूद हैं और बाकी जो कच्ची आबादियां हैं उनका तो आप ना ही पूछें। तो इस मसले को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही डॉक्टर साहिबा? सर, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इतने मरीज जो है वो सफर्ड हो रहे हैं और खासतौर पे बच्चे और बूढ़े बुरी तरह से इंजर्ड होके सिविल हॉस्पिटल में आ रहे हैं। अच्छा, तो जो लोग आपके पास आते हैं इलाज के लिए वो कहाँ से आते हैं और इनको आप ट्रीट किस तरह करती हैं? सर, हमारे पास जो लोग आते हैं उनमें सबसे बड़ी तादाद बल्दिया से है और उसके बाद लियारी और फिर सोराब बोर्ड और न्यू कराची के केसेस हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो ह्यूज हमारे पास रिकॉर्ड हुए हैं तादाद, वो बल्दिया से। उसमें जब हमारे पास तौर पे हम तो वोन वॉश करते हैं, हमारे पास वोन वॉशिंग की सहूलत मौजूद है। 15 मिनट तक कपड़े धोने वाले साबुन से हम उसे वॉश करते हैं और उसके बाद फिर हम वैक्सीन लगाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी खबरें आई कि 18 अफराद कुत्तों के काटने से जान से गए, तो क्या फिर मुतल्लिका इदारों में अद्वियात की कमी है? बिल्कुल ऐसा है कि ये वो लोग हैं, यकीनन ये वो लोग होंगे जो नॉन वैक्सीनेटेड रहे हैं। लेकिन हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में तो हमारी कोशिश ये है कि 100% वैक्सीन दी जाए और हम ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये बताइएगा, हुकूमत सिंध की सतह पर इस मसले के हल के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी डेवलप की गई है? क्या कोई हिकमत अमली बनाई गई है या फिर जिस तरह चल रहा है वैसे चलने दिया जाए इसको? सर, ये तो आप भी देख रहे हैं, मैं खुद भी इतने अरसे से देख रही हूँ कि कुत्तों की तादाद बढ़ती चली गई है। पिछले साल 28,000 केसेस थे, अब 36,000 केसेस है टोटल। पिछले साल नए केसेस 12,000 थे, अब 16,000 हो गए। तो अब और कुत्तों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। तो अब हुकूमत सिंध से ये रिक्वेस्ट है, हमारी भी आपकी भी, कि इनका कोई जो है वो रेमेडी की जाए ताकि ये गरीब मरीज और जो सफर्ड बच्चे, खास तौर पर बूढ़े जो हमारे पास ऐसी हालतों में आते हैं कि एक आम आदमी उनको देख भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।